हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है जजमेंट। जजमेंट क्या होती है, जजमेंट के क्या कंटेंट्स हैं, एक एक डिटेल जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इंटरव्यू में इससे ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और मेंस में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज़्यादा हो तो उम्मीद नहीं है, लेकिन प्री में भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना और अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना जजमेंट का टॉपिक। देखो, जजमेंट का मतलब क्या है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। अब देखो, ये स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट्स क्या ये फॉर्मली एक्सप्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर? नो। डिग्री में जब आप पढ़ोगे तो डिग्री में फॉर्मली एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जजमेंट फॉर्मल एक्सप्रेशंस नहीं है, दे आर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द जज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक और बात आता है कि जजमेंट आती कैसे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कैसे होती हैं इस जजमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट्स क्या, सिर्फ जज जो आर्बिट्रेरी जो उसको लग रहा है वो बोलता जाएगा, वो फिर उसको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में बनाते जाएंगे और जजमेंट बन जाएगी? नहीं। स्टेटमेंट्स बेसिकली ना एप्रिसिएशन पे आती है। अब एप्रिसिएशन क्या है हमारा? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। देखो क्या होता है कि ये कई सारे एविडेंस हैं। अब ये एविडेंस जो होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे और वो एडमिसिबल होंगे एज पर दी एविडेंस एक्ट। ठीक है, वो एडमिसिबल होंगे। अब जज देखेगा कि ये सारे एविडेंस एडमिसिबल हैं और ये ड्यूली प्रूव्ड हो चुके हैं, ये ड्यूली प्रूव्ड हो चुके हैं, जब जाकर वो जजमेंट का पार्ट बनेंगे। और ये जजमेंट का पार्ट कैसे बनेंगे? हर इशू की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल, ये इशू नंबर 1, ये इशू नंबर 2, ये इशू नंबर 3, इसके ऊपर ये एविडेंस, इसके ऊपर ये एविडेंस, इसके ऊपर ये एविडेंस। इनको अपने इश्यूज़ के अकॉर्डिंग एविडेंस लगाना होगा। इसे हम कहेंगे मार्शेलिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, मार्शेलिंग कर देंगे। मार्शेलिंग करने के बाद हर इश्यूज़ के ऊपर जो हमारी एविडेंस हमने लिख दी है, यहाँ एविडेंस लिख दी है, यहाँ एविडेंस लिख दी है, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स ऑन सच इशू, फाइंडिंग्स ऑफ इशू। ठीक है, अब फाइंडिंग्स ऑफ इशू तो आ गई। उसके बाद अब जो होगा, फिर जज जो है रीजंस वगैरह लिख देगा कि मेरे हिसाब से इसके ऊपर और एविडेंस नहीं आने चाहिए, तो वो रीजंस वगैरह लिख देगा। और ये ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा सारे इश्यूज़ का और वो बन जाएगा हमारा जजमेंट। ठीक है, लेंथ ही हो सकती है, 100-200 पेजेस की हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है। जजमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होता है, ठीक है, पूरे केस का। चलिए, ये वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया। अब जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर का मतलब बताता हूँ आपको मैं कि देखो, ये जजमेंट है। जजमेंट के अंदर जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को ग्राउंड बनाकर हम डिक्री देते हैं फाइनली, या ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो जजमेंट पहले आती है, डिक्री बाद में आती है। ठीक है, जो जजमेंट पहले आती है और जो ऑर्डर है, ऑर्डर ना दो तरीके का होता है, एक इंटरलॉकेटरी ऑर्डर होता है और एक फाइनल ऑर्डर होता है। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर जो होता है वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आता है और फाइनल ऑर्डर जो होता है वो बाद में आता है, फाइनली आता है। तो फाइनल ऑर्डर बाद में आएगा, जजमेंट पहले आएगी। ठीक है, जजमेंट के अंदर ग्राउंड्स मेंशन होंगे, उस ग्राउंड्स के ऊपर बाद में डिक्री, यानी कि जो मेन सब्सटेंस है उस जजमेंट का जो सब्सटेंस है कि मेन मुद्दा क्या था भैया, क्या राइट्स मिली हैं पार्टीज़ को, क्या ड्यूटीज़ मिली हैं दूसरे पार्टीज़ को। ठीक है, जजमेंट डेटर को क्या मिला है, डिग्री होल्डर को क्या मिला है, वो सारी बातें डिग्री के अंदर मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, पहले जजमेंट आएगा, फिर डिक्री आएगी। डिक्री क्या है? उसका सब्सटेंस, उसका मेन करक्स कि फाइनली राइट्स क्या डिक्लेयर हुई हैं एक। ठीक है, चलो। अच्छा, कहाँ डिफाइंड है जजमेंट? प्री का क्वेश्चन आता है 2 क्लॉज 9 के अंदर, 2 क्लॉज 9 के अंदर। ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। चलो, अब आता है कि थोड़ा सा और अगर हम इंट्रोडक्शन देना चाहें जजमेंट के बारे में, तो इट इज़ एन ओपिनियन ऑफ द जज। जज का एक ओपिनियन है जो उसको लगता है, अपना इंटेलेक्चुअल माइंड से जो उसका ओपिनियन आया है। इंटेलेक्चुअल माइंड से कैसा आया है? जो उसने जुडिशली अपने सारी चीज़ों को एनालिसिस करा, जुडिशियल माइंड अपनाया उसने, और फिर जाके एक उसने ओपिनियन फॉर्म करा। वो ओपिनियन को उसने स्टेटमेंट में डाल दिया। ठीक है, नाउ दैट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन इट्स एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस which has been adduced before him during the course of trial। जो एविडेंस उसके पास आते गए उसको वो प्रॉपरली अप्रिशिएट करता रहा और उसके बाद उसने अपना ओपिनियन फॉर्म करा। उन ओपिनियंस को उसने स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करा और स्टेटमेंट्स के बाद उसको एक प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके उसने डाल दिया एक डॉक्यूमेंट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट को हम जजमेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जजमेंट इज अ फाइनल and a formal declaration in an open court of the operative decision of the case, and until there is a pronouncement, a judgment can change its opinion।
देखो यहाँ पर क्या होता है कि जिस टाइम पे जजमेंट जो है वो क्या बन जाती है ना, जजमेंट बनने के बाद उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, साइन करना और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, करेक्ट करना, अगर कोई कोई दिक्कत है तो करेक्ट वरेक्ट करना, साइन वाइन करना, सब चीज़ देख लेना। उसके बाद जो है उसको हम फॉर्मली ओपन कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट मतलब जब प्रोसिक्यूटर भी है, डिफेंस काउंसिल भी है क्रिमिनल केस के अंदर, और हमारा प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, इनके प्लीडर्स, विटनेसेस वो सारे हैं कोर्ट में मौजूद, और उस केस में सिविल केस के अंदर, ठीक है, वहाँ पे ओपन कोर्ट में फॉर्मली डिक्लेयर करना होता है कि भैया ये मेन जिस्ट है। पूरी जजमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है, 200 पेजेस रीड करने की जरूरत नहीं है, मेन जो सब्सटेंस है जजमेंट का वो रीड कर दो, बहुत होता है, ठीक है। जब तक आप प्रोनाउंस नहीं करते जजमेंट को ओपन कोर्ट के अंदर, तब तक आपका हो सकता है कि ओपिनियन चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बार आपने आपने साइन कर दिए, इनिशियल्स कर दिए, पहले आप प्रोनाउंस कर दो, प्रोनाउंस करने के बाद आप साइन कर दो, फाइनली डन। इसके बाद वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। इफ अ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस, व्हाट हैपेंस इफ अ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस? इफ द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस देन इट इज अ इरेगुलरिटी। ये एक सिर्फ इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी नहीं है कि भैया आपने प्रोनाउंस नहीं करी तो सॉरी आप तो गए, तो ठीक है, तो ये मेयर इरेगुलरिटी है। ऑल्सो देर इज नो नीड टू चेंज द डिक्री जस्ट बिकॉज द जजमेंट वॉज नॉट प्रोनाउंस, देर इज नो नीड टू चेंज द डिक्री। द सेम कैन बी क्लैरिफाइड विद सेक्शन 99 ऑफ द CPC, ठीक है, क्लियर हो गया। मेयर इरेगुलरिटीज कैन बी सेट राइट, सेट राइट, सेट असाइड नहीं, सेट राइट, ठीक है। चलो ये तो आपको पता लग गया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जजमेंट के ऊपर। अब हम शुरू करने वाले हैं आगे का। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 9 के बाद आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 33 कि जजमेंट पहले आती है या डिक्री पहले आता है, ठीक है। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, अभी इसके बारे में बताता हूँ। शैल प्रोनाउंस जजमेंट, ठीक है, जब एक बार केस प्रॉपरली हर्ड हो जाए उसके बाद कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करनी ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे शेल लिखा हुआ है। व्हाट इफ कोर्ट डज नॉट प्रोनाउंस जजमेंट, हमने देख लिया, इट इज अ मेयर इरेगुलरिटी सिंस प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, ठीक है। एंड ऑन सच जजमेंट, उस जजमेंट के ऊपर बाद में डिक्री फॉलो करी जाएगी, डिक्री आएगी, ठीक है। पहले जजमेंट आएगी फिर उसके बाद उसकी डिक्री आएगी। डिक्री क्या है? सब्सटेंस ऑफ दैट जजमेंट, ठीक है, ओके। अब आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड का मतलब क्या होता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपने दी है अपने केस को प्रेजेंट करने की दोनों पार्टीज को। अगर आपने नहीं दी है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देन इट अमाउंट्स टू इलीगैलिटी विच कैन नॉट बी सेट राइट, ठीक है। अगर आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो वो इरेगुलरिटी नहीं है, वो इलीगैलिटी है, और इलीगैलिटीज कभी भी सही नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी सेट राइट, ठीक है। नाउ द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट, क्या लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वो कैब अच्छी, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करके यूज़ होनी चाहिए? नो, द लैंग्वेज ऑफ जजमेंट मस्ट बी सोबर एंड डिग्निफाइड। क्या आप उसके अंदर कोई एब्सर्ड बातें लिख सकते हो, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो क्या, डेफेमेटरी शब्द लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। नो डेफेमेटरी, नो डिस्पार्जिंग रिमार्क्स मस्ट बी मेड अगेंस्ट एनी पार्टी और अगेंस्ट एनी पर्सन। इट मस्ट सोलली बी बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है, इट मस्ट सोलली बी बेस्ड ऑन एविडेंस। तो आगे देखते हैं। देखो राजस्थान जुडिशरी के ऊपर जो जजमेंट का फॉर्मेट होता है ना, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है जजमेंट का, वो देखते हैं। सबसे पहले आपके बारे में कोर्ट के बारे में लिखते हो। कोर्ट में क्या लिखते हो? जैसे एग्जांपल, कोर्ट ऑफ सिविल जूनियर जज, सिविल जज जूनियर, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, स्टेट राजस्थान। तो डेजिग्नेशन लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, स्टेट लिख दिया। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसका नाम यानी कि जो आपका नाम है, कॉमा RJS, ठीक है। ये नहीं लिखना होता शायद। सिविल सूट नंबर, सिविल सूट नंबर क्या होता है याद आपको? ऑर्डर 4 में जब आप पढ़ते हो, ऑर्डर 4 रूल 2 में लिखा होता है ना कि आपको एक सूट नंबर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है केस आगे रन करना होता है। तो वो सिविल सूट नंबर आपको तभी मिलता है जब आपका प्लेंट जो है वो प्रॉपरली ड्यूली फिल्ड है और वो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब आप प्लेंटिफ की डिस्क्रिप्शन लिखोगे, प्लेंटिफ के बारे में सारी बातें लिखोगे। प्लेंटिफ की डिस्क्रिप्शन, प्लेंटिफ का नेम, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, एज, रेजिडेंट, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। सेम चीज डिफेंडेंट के लिखोगे, डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने। अब आता है टाइटल ऑफ द सूट, यानी कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी, सूट फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो आप जो भी आपका है वो लिख दोगे आप। अब आप किसके द्वारा प्रेजेंट करे गए हो, आपकी जो प्लीडर्स हैं उसका नाम लिख दो, श्री दिस काउंसिल फॉर प्लेंटिफ, श्री XYZ काउंसिल फॉर डिफेंडेंट, ठीक है। फिर डेट ऑफ जजमेंट डाल दो आप, ओके। अब आता है जजमेंट की हेडिंग, जजमेंट की हेडिंग आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सूट का इंट्रोडक्शन है ना वो लिख देना आपने, प्लेंटिफ की स्टोरी लिख देनी नटशेल के अंदर, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ प्लेंटिफ, डिफेंडेंट के ब्रीफ फैक्ट्स कि प्लेंटिफ ये कह रहा है, डिफेंडेंट ये कह रहा था, ठीक है। अब इश्यूज जो बनेंगे सबके अलग अलग इशू बनेंगे, सेपरेट इशूज, ठीक है। और हर सेपरेट इशू के नीचे लिखोगे इसका बर्डन ऑफ प्रूफ,
जैसे एग्जांपल, वेदर सूट ऑफ द प्लेंटिव इज बार्ड बाय लिमिटेशन, ये क्वेश्चन आया, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, डिफेंडेंट के ऊपर होगा, तो वो लिख देगा डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन प्रूफ। वेदर सूट प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्लेंटिव, बर्डन ऑफ किसके ऊपर है, प्लेंटिव के ऊपर है ये प्रूफ करने की बात, ठीक है। फिर आपने लिख दिया जो भी एविडेंस प्लेंटिव ने पेश करें, जो भी एविडेंस डिफेंडेंट ने पेश करें, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, ओके। अब क्या होता है कि हर इशू पे जो डिटर्मिनेशन होगा आपका वो सेपरेटली होना चाहिए, लॉ तो ये कहता है, इसके ऊपर मैं अभी रूल पढ़ाने वाला हूँ आपको, हर इशू पे जो डिटर्मिनेशन होगा वो सेपरेटली होगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है तो साइमल्टेनियस भी कर सकते हो, मतलब 3 इशूज़ को मिलाकर मेन क्रक्स आपका ये आंसर है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो छोटे मामलों में साइमल्टेनियसली होता है, लेकिन जो बड़े मामले होते हैं उनमें सेपरेटली हर एक चीज़ की फाइंडिंग्स आती हैं, ओके। अब क्या रिलीफ दिया आपने, क्या ऑर्डर ग्रांट करा आपने, और उसके बाद लिख दिया आपने कि सूट डिक्रीड करा गया या सूट डिसमिस कर दिया गया। अगर मान लो कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा तो सूट डिसमिस हो गया, तो डिसमिसल की जो रीज़न है वो लिख दोगे आप, और जो डिक्रीड करा गया तो वो उसकी रीजंस लिख दोगे आप। उसके बाद कॉस्ट के बारे में लिखोगे कि हम ये कॉस्ट पे करवाना चाहते हैं डिफेंडेंट को या फिर जजमेंट डेटर को, जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद लिख दो डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली, फिर नेम ऑफ द जज, डेजिग्नेशन एंड डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपने लिखनी है, जजमेंट इज डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, ये आपने लिख दिया कि मैंने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली है। फिर नाम ऑफ द जज, डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो ये है हमारा सारा जजमेंट का पैटर्न। अब इसके बारे में पॉइंट्स देख लो, नेम ऑफ द कॉम्प्लेंट कोड, नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, हेडिंग ऑफ द सूट, प्रेजेंस ऑफ पार्टीज इन पर्सन और थ्रू प्लीडर, जजमेंट एज अ हेडिंग, उसकी डेट, फिर ब्रीफ एक्ट ऑफ प्लेंट, ब्रीफ एक्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इशूज, फाइंडिंग ऑन ईच इशू, फाइनल ऑर्डर, सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द कोर्ट, फिर रिसाइटल कि हाँ मैंने जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर दी ओपन कोर्ट के अंदर, और उसके बाद उनके सिग्नेचर एंड सील ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा जजमेंट का सब्जेक्ट मैटर। अब पढ़ने वाले हैं जजमेंट का जो बेसिकली ऑर्डर है उसके रूल्स। जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स टू मेक एन ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। ये असेंशियल है जजमेंट के लिए वैलिड बनाने का, अगर प्रोनाउंसमेंट नहीं हुई तो वो जजमेंट वैलिड नहीं मानी जाती, इसलिए प्रोनाउंसमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बारे में आप ये बहुत कह सकते हो कि इट इज़ द जुडिशियल एक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ जुडिशियल वे ओनली। ये केस था सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन विच इट वाज हेल्ड दैट जजमेंट, द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट इज अ जुडिशियल एक्ट एंड इट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ जुडिशियल वे, यानी कि जो प्रॉपर जैसा लॉ कह रहा है बिल्कुल आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट, जैसे कि अब केस जब आपने सारा सुन लिया है, आर्ग्यूमेंट सारी हो गई है, उसके बाद आपने जजमेंट प्रोनाउंस करनी है, कहाँ करनी है, ओपन कोर्ट में करनी है। या तो आप एक ही बारी में कर दो, जिस दिन आपकी आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुई उसी दिन कर दो फटाफट, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर डेट पे भी कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करना करने की, फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है और साथ के साथ ही हो सकती है। अगर फ्यूचर डेट पे होती है तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करी जाए, ओके। अगर मान लो फ्यूचर डेट पे होती है, इफ द जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस ऑन सम फ्यूचर डे, तो क्या होगा, द कोर्ट शैल फिक्स अ डे, कि भैया इस दिन मैं जजमेंट प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है। और उसका साथ साथ ड्यू नोटिस दे देंगे कि भैया ये डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस होगी, पार्टीज और उनके प्लीडर्स को इस बात का नोटिस दिया जाए। अगर जजमेंट प्रोनाउंस हो गई है उसी दिन जिस दिन आर्ग्यूमेंट्स होनी थी तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर फ्यूचर डेट पे होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जज है वो 30 दिन तक का टाइम ले सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर उसको जजमेंट प्रोनाउंस करनी ही करनी है, ठीक है। और 30 दिन कहाँ से, जिस दिन हमारी जो हियरिंग थी, जो लास्ट हियरिंग थी वो कंक्लूड हो गई थी ना, उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ से आपको जजमेंट प्रोनाउंस कर देनी है। लेकिन अगर मान लो कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है, तब आपको 60 डेज तक का टाइम मिल गया, यानी कि 30 दिन प्लस 30 दिन, ठीक है, टोटल 60 डेज। 60 डेज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लास्ट हियरिंग, जिस दिन हियरिंग कंक्लूड हुई थी उसके 60 डेज तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। इतने दिनों में आपने जजमेंट प्रोनाउंस करनी ही करनी है, ठीक है। और उसका फिर नोटिस दे देंगे प्लीडर्स को और उनके पार्टीज को। आगे क्या है कि इट शैल बी सफिशिएंट इफ द जज रीड आउट द फाइंडिंग ऑन ईच इशू, और जब जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त जो है वो सिर्फ फाइंडिंग्स बता दें कि मेन क्या आया है इसके अंदर, सारा डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा 200-300 पेजेस को रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल आप सिर्फ फाइंडिंग्स दे दो तो बड़ी बात है। अब जजमेंट जो है अगर आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, जजमेंट आप खुद प्रोनाउंस कर रहे हो, खुद लिख के खुद प्रोनाउंस कर रहे हो, या तो आप जजमेंट डिक्टेट करवा रहे हो टाइप राइटर से, शॉर्ट हैंड राइटर से, ठीक है, और फिर उसको डिक्टेट करवा रहे हो। और इस केस में अब कर सकते हो, अगर आपको हाई कोर्ट ने इस चीज़ को करने के लिए एम्पावर कर रखा है कि कोई बात नहीं आप डिक्टेट करके जजमेंट दे सकते हो, तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते, ठीक है। जजमेंट में बी प्रोनाउंस बाय डिक्टेशन इन एन ओपन कोर्ट
टू अ शॉर्ट हैंड राइटर इफ द जज इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट इन दिस बिहाफ। ओके, अच्छा, क्या जजमेंट में अगर आप ऐसे चुनते हो तो कोई गाइडलाइंस मेंशन्ड है, ठीक है, क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो मैं एक जज हूँ, मैंने इस शॉर्ट हैंड राइटर को डिक्टेट करा, अब इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट आएगी मैं उसको देख लूँगा। अब उसको देखूंगा, उसमें कोई करेक्शन करनी होगी तो करेक्शन कर दूंगा, सारी करेक्शंस करके रीड आउट थॉरो रीड करके करेक्ट करके उसके बाद में उसको साइन कर दूंगा और प्रोनाउंस कर दूंगा, या पहले प्रोनाउंस कर दूंगा फिर साइन कर दूंगा, ठीक है। और प्रोनाउंसमेंट की डेट लिख दूंगा, डेट डाल दी, प्रोनाउंस कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है, पहले प्रोनाउंस कर दिया फिर साइन कर दिया, डेट डाल दी साथ साथ, और उसको फिर जजमेंट को रिकॉर्ड का पार्ट बना दूंगा। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। खत्म। ओके, अच्छा, मान लो एक ए नाम का जज था, इसने जजमेंट को लिख दिया था, डाइट भी, साइन वाइन भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर पाया। अब इतने में ही इसका वो हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, नया जज आया, तो क्या ये जजमेंट जो ये जज है ये प्रोनाउंस कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो यस, अ जज इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू प्रोनाउंस अ रिटन जजमेंट दो नॉट प्रोनाउंस बाय हिज प्रीडेसेसर। जो पुराना जज था, अगर उसने उसको प्रोनाउंस नहीं करा था तो कोई बात नहीं, ये नया जज जो है आगे से उसको कंटिन्यू करके उसको प्रोनाउंस कर देगा। क्लियर हो गया? चलो, अब आगे आता है जजमेंट टू बी साइंड। It is necessary that the judgment shall be dated and signed by the judge in an open court, and when once signed, it shall not afterwards be altered or added. एक बार जजमेंट साइन हो गई तो उसके बाद वो ना ऑल्टर की जा सकती है, ना ही वो ऐड की जा सकता, कुछ नहीं करा सकता, कोई चेंज नहीं करा सकता। तो साइन कर दिया यानी कि वो फाइनलिटी मिल गई उस जजमेंट को। अब उसको अगर आपने ऑल्टर करना भी है, उसको आपने उसमें कुछ ऐड करना भी है, तो आप सिर्फ दो ही चीज़ों में उसको कर सकते हो। एक सेक्शन 152 के अंदर, जिसके अंदर बोल रहा है कि अगर मान लो कोई ग्रामेटिकल एरर आ गया है, कोई अरिथमेटिकल एरर आ गया है, कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, तो उसको हम सही कर सकते हैं। कि जब स्लिपरी हो जाती है ना जस्टिस की, मतलब जैसे एग्जांपल कि जज जो है वो उसने गलती से 1000 की जगह 100 लिख दिया था, वो एक ज़ीरो बाई चांस रह गई थी, ठीक है, तो ऐसा कोई टेक्निकल एरर है तो वो करेक्ट हो जाएगा 152 के अंदर। या फिर अगर आपको प्रॉपरली अगर कुछ और ऐड करवाना है, कुछ और ऑल्टर करवाना है, तो आप सिर्फ रिव्यू में जा सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो जजमेंट का, तो वो सेक्शन 114 बता रखा उसके लिए। ओके, अब बात करते हैं अब इसका क्या कंटेंट क्या होगा, आप अंदर क्या क्या लिखोगे। अगर तो देखो स्मॉल कोर्स कोड की जजमेंट है तो आप सिंपल लिखोगे जो पॉइंट्स ऑफ इश्यूज़ हैं, जो इशू बनाए हैं आपने वो, और उनका उनका रिजल्ट, बस द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रिजल्ट देयर इन, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अलावा स्मॉल कोर्स कोड के अलावा कोई और कोर्ट है, उसकी जजमेंट है, तो सबसे पहले लिखोगे कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, और पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, फिर इश्यूज़ लिखोगे, इशू लिखने के बाद उनका डिसीजन क्या आया, उन डिसीजन पे आपकी क्या रीजंस थी, क्यों आपने ऐसा डिसीजन दिया, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे उसके अंदर, ताकि पार्टीज को कोई दिक्कत आए ही ना कभी भी। ओके, अब उसके बाद क्या है कि क्या हर एक इशू के ऊपर अपनी सेपरेट डिसीजन देनी है। हाँ देखो, हर एक इशू पे सेपरेट डिसीजन तो देनी है, जो भी आपने डिसीजन दिया है उसके जो भी रीजंस दिए हैं वो हर इशू के अलग अलग लिखोगे आप। लेकिन अगर मान लो कि एक या दो इशू पे अगर हम देखें, इन टोटल देखें, इसी के ऊपर ही सफिशेंट है, ज़्यादा कोई बड़ा केस भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से इशू हैं, इनको एक ही साथ साइमल्टेनियसली मैं डिसाइड करके दे सकता हूँ कि इन दोनों इशू का ना मेन रिजल्ट ये आया है, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। ये किन छोटे मामलों में होता है ज़्यादातर ही, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सेक्शन 5A के बारे में। ये एक बेनेवलेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये दिखा रही है, सोशलाइज कर रही है ये हमारे लॉ को। देखो, अगर क्या होता है कि आप लोग आए हो, जैसे एग्जांपल आप और मैं पार्टीज़ हैं, ठीक है, आप ए हो मैं बी हूँ, हम दोनों पार्टीज़ हैं, हम दोनों का केस चल रहा था, हम दोनों ने वकील हायर नहीं करा था, और हम इलिटरेट भी थे, हमें कुछ ज़्यादा ख्याल ज़्यादा पता भी नहीं है, चलो मान लो पता भी होगा तो भी इतना कोई कानून थोड़ा पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वरना प्लीडर नहीं कर रखा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ एक्सेप्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स। तो कोर्ट की ड्यूटी है जब वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा ना, और उस जजमेंट की जब अपील होगी किसी भी केस के अंदर, चाहे मान लो ऑर्डर है अपीलेबल या फिर डिग्री है तो अपीलेबल है ही है। अगर ऑर्डर है तो वो अपीलेबल है या नहीं ये बता देगा कि भैया ये ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है, इस कोर्ट में अपीलेबल है, इतना टाइम पीरियड आपके पास, इतने टाइम पीरियड के अंदर आप अपील फाइल कर लो यहाँ जाकर, ठीक है। ये बात बताना ज़रूरी है, इन्फॉर्म करेगा पार्टीज़ को जो प्रेजेंट है कोर्ट के अंदर कि ये इसकी एक अपील लाई करती है, इसका ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, और उसके बाद ये बात कि मैंने दी है, इसकी जानकारी दी है, इस जानकारी को एज अ रिकॉर्ड बनाकर डाल देगा, ठीक है। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन सो गिवन टू द पार्टीज़, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक आज का जजमेंट का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो।